तो हम लोग मड थेरेपी पढ़ रहे थे और थे पेज नंबर 5 तक किया। आई थिंक मैंने टिक नहीं लगाया। 8 तक में पेज शायद 8 में 8 नंबर पेज तक जी 8 में 8 नंबर है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा पीछे अगर जाते हैं तो ये था कि किन किन कौन कौन से पदार्थ उसमें मिले होते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर पढ़ा, सॉइल वाटर था सॉइल में, और मिनरल्स मैटर थे। मिनरल्स मैटर पढ़े। फिर ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से हो सकते हैं, माइक्रोब्स हैं, अमॉर्फस, ह्यूमस जिसे कहते हैं। तो फ्रेश डेड ऑर्गेनिक मैटर्स वो बनता है, और फिर सॉइल वाटर होता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसी क्रम में हम लोगों ने सॉइल एयर की बात करी जो उसमें ट्रैप हो जाती है, सॉइल सॉल्यूशंस की बात करी, और फिर सॉइल मॉइस्चर की बात करी जो कि 6 प्रकार का होता है। ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केमिकल और कंबाइंड वाटर, और वाटर वेपर, रन ऑफ वाटर। फिर बात कर रहे हैं ये सॉइल रिएक्शन की। सॉइल एसिडिक, अम्लीय, क्षारीय या न्यूट्रल, एसिड होता है या अल्कलाइन या न्यूट्रल हो सकता है। पादपों की वृद्धि एवं उत्पादकता मुख्य रूप से सॉइल की अम्लीयता पर आधारित होती है। सो एसिडिक सॉइल अच्छी है कि अल्कलाइन सॉइल अच्छी है? अल्कलाइन मैम, है ना। अल्कलाइन फूड और अल्कलाइन सॉइल ज्यादा अच्छी है क्योंकि मिनरल्स और उसमें मिनरल्स ज्यादा होंगे। मृदा स्पर्धा, सॉइल रिएक्शन पानी के अवशोषण तथा खनिजों की प्राप्तता को प्रभावित करती है क्योंकि यह जड़ों की झिल्ली की परम पारगम्यता को प्रभावित करती है। तो जड़ों की झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन में कितना वो डिफ्यूज हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, तो वो सॉइल रिएक्शन है कि वो उतना ही ज्यादा रिएक्शन कर पाएगी। फिर है सॉइल न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे। पादपों के, पादप मतलब पेड़ पौधे, पादपों के अकार्बनिक भोजन का मुख्य स्रोत, अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक मैटर का मुख्य स्रोत सॉइल न्यूट्रिएंट है। जो मिट्टी में सॉइल है, जो हम लोग दे रहे हैं वो नहीं, जो मिट्टी के अंदर सॉइल है वो एक्चुअली वो लेते हैं। विभिन्न पादपों प्लांट की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की आयंस की आवश्यकता होती है। ह्यूमस जो कि जीवांशों के आंशिक विघटन पार्शियल डिकम्पोजिशन से बनता है। मृदा सॉइल के ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक पदार्थ दोनों का मुख्य स्रोत है। मृदा सॉइल का उपजाऊपन सीधा ह्यूमस की मात्रा पर आधारित होता है। ठीक है, तो जितना ह्यूमस होगा, और ह्यूमस कैसे बना है, जितनी भी डेड ऑर्गेनिज्म उसमें दब के मर जाते हैं ना, जितने हमारे जीव जंतु डेड मर जाते हैं, उनके जो फ्लश होते हैं सूख जाते हैं, तो वो ह्यूमस बनाते हैं। और फिर इनऑर्गेनिक, दोनों के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत है ह्यूमस। फिर है सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर के अन्य कारकों के साथ साथ सॉइल के गुणों को प्रभावित करता है। कम तापमान पर जड़ों द्वारा पानी एवं खनिजों का अवशोषण की दर कम हो जाती है। मूल क्षति जाड़े के दिनों में कम ताप होने के कारण ही होती है, क्योंकि थोड़ा सा वार्म चाहिए ना, तो ज्यादा से ज्यादा डिके कब होगा, जब टेम्परेचर डाउन होगा। और आप देखते हैं कि पेड़ सूख जाते हैं, तुलसी का प्लांट तो अमूमन ही बचता है, यदा कदा ही बचता है, ठीक है ना। तो ठंडियों में पेड़ जो सूख जाते हैं वो सॉइल टेम्परेचर के बहुत डाउन होने के कारण होते हैं। अतः ठंडी मिट्टी कार्शिकीय हो जाती है। नदीय ताप, सूर्य रोशनी की तीव्रता इंटेंसिटी एवं वायु ताप से प्रभावित होता है। इसी के साथ साथ प्रकाश का समय, ड्यूरेशन भी नदीय ताप को प्रभावित करता है। ठीक है, कितना हमारा सूर्य की रोशनी वहां तक पहुंच रही है। मृदा का टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर, इसीलिए हम लोग मड थेरेपी में अभी आगे आएगा कि अगर उसको सूरज की रोशनी में 1-2 दिन डालना जरूरी है, क्योंकि सूरज की किरणों का अवशोषण भी उसमें हो जाए और उसका फायदा और ज्यादा बढ़ जाए।
मृदा का टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर, विभिन्न परिमाप वाले कण पार्टिकल्स आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार की मृदा बनाते हैं। इस आधार पर मृदा के अग्रलिखित समूह बनाए गए हैं। क्या है? पहली बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल। इसमें क्या है? 85% मृदा वाटर प्लस 15% चिकनी मिट्टी या चिकनी मिट्टी है। ठीक है, तो 15% जो कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग अमूमन इस तरीके से यूज करते हैं कि अगर हमको नहीं मिल रही है प्रॉपर मिट्टी तो चिकनी मिट्टी में हम बालू मिला देते हैं, तो उसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं, बलुई मिट्टी कहते हैं। फिर दोमट मिट्टी जो कि अच्छी है, वो क्या है? बलुई दोमट, जिसमें 70% बालू है और 30% चिकनी मिट्टी है। फिर सिल्ट गाद क्या है? 90% गाद है, मतलब मिट्टी है, और 10% बालू है। तो जिस तरीके की मिट्टी है उसमें कितना परसेंट बालू है, इस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तरीके का टेक्सचर है, किस तरह की मिट्टी है। मृदा टेक्सचर सीधे ही मृदा जल, सॉइल वाटर के संगठन से प्रभावित करता है। साथ ही साथ यह मूल वृद्धि हम मृदा वायु को भी प्रभावित करते हैं। यह सॉइल के खाद्य स्तर, न्यूट्रिशनल स्टेट को भी प्रभावित करता है। फिर बात करते हैं मृदा संरचना एवं छिद्रता, सॉइल स्ट्रक्चर एंड पोरोसिटी। सॉइल स्ट्रक्चर तो है ही है जो चल रहा है, पोरोसिटी मतलब कितनी पोरस है, अगेन वही बात आती है। तो प्रकृति, नेचर में मृदा संग्रहित एग्रीगेट्स के रूप में होती है, अतः इस प्रकार के मृदीय कणों, सॉइल पार्टिकल्स का परिणाम बढ़ जाता है। इनके आधार पर मृदा संरचना निम्न प्रकार की होती है: प्लेट नुमा, ब्लॉक लाइक, प्रिज्म लाइक, स्फेरिडियल, गोलाकार। तो जब उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है, आप जानते होंगे कि पानी में भी केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, है ना? ये तो पता है ना, आजकल तो ये भी रील्स हैं कि आप जो उनको एफर्मेशन देंगे, उनका पानी का सबसे पहले उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाता है। ठीक इसी तरह जो आपका मिट्टी का है, तो मिट्टी को अगर देखा जाए अलग अलग मिट्टी को, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप पे आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो कोई प्लेट नुमा है, कोई ब्लॉक नुमा है, कोई प्रिज्म नुमा है, तो कोई गोलाकार है। सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका के अध्ययन भूमि की गहराई की खड़ी खाट द्वारा किया जाता है। इसमें भूमि के विभिन्न हॉरिजॉन्स, डिफरेंट हॉरिजॉन्स दिखाई देते हैं। सॉइल प्रोफाइल में पाए जाने वाले विभिन्न हॉरिजॉन्स निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये थोड़ा लेंदी और टफ सब्जेक्ट बनता जा रहा है। मैं क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा फोकस करती हूँ और पढ़ाती हूँ जो आप यूज करेंगे, बट क्योंकि आप एक डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, आपको ऐसे ही नहीं कर रहे हैं कि मतलब भाई हमें सिर्फ मिट्टी फायदा करती है, कैसे लगनी है, क्या है, आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसको आप लोगों को थोड़ा सा ग्राफिक तरीके से बनाना चाहिए, है ना? तो अव्वल तो मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं करती हूँ इसको ग्राफ, लेकिन आपको भी अपने तरीके से ग्राफ होता है कि जैसे एक आपने ऊपर लाइन खींची, ठीक है, फिर कितने तरीके के हमने डिविजन्स किए हैं ना, कितनी तरीकों से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो टाइप्स के आधार पे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पे, बेनिफिट्स के आधार पे, शेप्स के आधार पे, ठीक है। तो ऊपर लाइन खींच करके कितने तरीके से हमने मिट्टी को डिवाइड किया, फिर उसके अंदर हमने कितनी सब वो कैटेगरीज की, है ना। तो बजाय उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के एक चार्ट में आपको मड के सारे डिफरेंट टाइप्स लिखने चाहिए, ऐसा, तभी आप एक ही पेपर पे एक ही ग्लिम्स के साथ कर लेंगे। तो एक बार कोशिश कीजिएगा, रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 8 9 है, ठीक है। तो 9 के आपने एक लाइन पूरी खींची, तो 9 पहले ऊपर यूनिट्स बनाए और फिर उसके अंदर जो छोटे छोटे सब हाइडिंग्स है उनको लिखा, इतना सा करना, ठीक है। मैं करूंगी भी, तो अभी ब्लैक बोर्ड नहीं है तो हम इसको ऐसे ही पेपर पे दिखा पाएंगे, तो आप खुद करें और नहीं आए तो मुझे बताएं। मैम 9 पेज नंबर का जो है मृदा स्पर्धा और मृदीय खाद्य पदार्थ, ये सब डिस्क्राइब करना है, इसका बनाना है। नहीं, ऐसा नहीं कह रही मैं कह रही हूँ कि जितनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स हो गए, ठीक है, मृदा वायु है, मृदा घोल है, मृदा नमी है, तो ये 9 तो ये हो गए डिफरेंट ना।
फिर सॉइल के टेक्सचर के आधार पे, तो सबसे पहले सॉइल हाइडिंग डाल के उसको कितनी चीजों के से कैटेगराइज किया गया है ना, कितने टाइप्स चाहिए उसको कैटेगरी करने के लिए, और फिर उनकी सब टाइटल्स उनके नीचे। नहीं समझे? नहीं मैम। अरे भाई जब आप पीछे जाएंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिट्टी के भेद। हाँ, सो हमने देखा यहाँ पर, ये सब छोड़ दीजिए, मिट्टी किसे कहते हैं, मृदा चिकित्सा किसे कहते हैं। अब जैसे बात करते हैं, सबसे पहले आपने डाला टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, तो 5 तरीके की, 8 तरीके की हुई, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर डालिए, करिए रफ वर्क करिए, ऊपर रफ वर्क में लिखिए सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, नहीं तो ये बहुत ही लिटरेचर बन जाएगा हिस्ट्री का, आप याद नहीं कर पाओगे इसको। तो उसके ऊपर आपने एक पूरी बड़ी लाइन ऊपर है, उसमें आपने ना 8 डिवीजन, 8 डॉट्स लगाए थोड़ी थोड़ी दूर पे, ठीक है, ऊपर एक लंबी लाइन पे, एक पेज के ऊपर एक लंबी लाइन, वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और उसमें आपने ये 8 इसके वेरिएशंस लिखे। टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीठमय मृदा और वन मृदा। जिसको इंग्लिश में अच्छा लगता है इंग्लिश में लिखे, नहीं तो दोनों लिखें। अब बात करते हैं, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है, तो सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, इसको एक ग्राफिक देना है, क्ले सॉइल। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में ये थे, चलो मैं बना दूंगी, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको करवा देती हूँ अगली बार, ठीक, कि मैं क्या कह रही हूँ। जी मैम। पढ़ते हैं। मृदा संरचना हम लोग थे, मृदा संरचना एवं छिद्रता। प्रकृति नेचर में मृदा संग्रहित एग्रीगेट्स रूप में होती है, अतः इस प्रकार के मृदीय कणों सॉइल पार्टिकल का परिणाम साइज बढ़ जाता है। इनके आधार पर मृदा संरचना निम्न प्रकार की होती है। ये बताया मैंने कि पानी का केमिकल कॉम्पोजिशन तो विष के साथ बदलता है, आपकी जैसे देखने की अनुभूति होगी, जैसे आप पीने के पहले सोचेंगे वैसा वो बदल जाता है। तो मिट्टी का भी इसी तरह केमिकल कॉम्पोजिशन है। अगर एक चेयर पे आप बैठे हैं, उसका अपना एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो हर नॉन लिविंग और लिविंग थिंग का एक केमिकल कॉम्पोजिशन है। तो उसके आधार पे मिट्टी इतने तरह की हो सकती है। मृदा परिच्छेदी सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन भूमि गहराई से खड़ी काट द्वारा किया जाता है। VS खड़ी काट क्या होती है? लंबी। तो वर्टिकल, V फॉर वर्टिकल सेक्शन, और HS मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा, वर्टिकल ऐसे होगा, ठीक। तो वर्टिकल सेक्शन के द्वारा किया जाएगा। जैसे हम लोगों की अगर स्टडी करनी हो पूरी बॉडी की, तो हम एक वर्टिकल सेक्शन से बॉडी को डिवाइड करेंगे हाफ, तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल बॉडी आती है, ठीक। तो वही वो बता रहे हैं कि सॉइल प्रोफाइल का अध्ययन करने के लिए हम मिट्टी के ब्लॉक को वर्टिकल सेक्शन से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, नॉलेज कहीं से भी मिले, VS लिखा है, खड़ी काट वर्टिकल, V फॉर वर्टिकल, S सेक्शन, और अगर बेड़े बेड़े काटते हैं तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इसे भूमि के विभिन्न हॉरिजॉन्स दिखाई देते हैं। मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल में पाए जाने वाले हॉरिजॉन्स निम्न प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले है ए हॉरिजॉन। ये भूमि का सबसे ऊपरी लेयर होती है, जिसे ऊपरी मृदा टॉप सॉइल कहते हैं। इस लेयर की मोटाई अधिक होती है। इस हॉरिजॉन में जंतुओं, एनिमल्स एवं पौधों के मृत अंगों एवं मल मूत्र, सड़ी गली पत्तियां एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों के कवकों, फंगी एवं बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज पदार्थ पाए जाते हैं, जो ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहां से ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिट्टियों के नाम इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जानना इंपॉर्टेंट है, पर बहुत ज्यादा उस पे नहीं काम है। पर ये आपको पता होना चाहिए कि टॉप सॉइल क्यों नहीं यूज कर रहे, सबसे ऊपर की मिट्टी क्यों नहीं ले रहे हम, है ना। तो सबसे ऊपर की मिट्टी तो सूखी होगी, हम अंदर की मिट्टी निकाल के फिर से सुखा रहे हैं,
तो ये क्वेश्चन बनता है, दिमाग में आता है और कोई भी आपको पूछ सकता है। तो क्योंकि अपर लेयर में जो थोड़ी सी मोटी होती है उसे टॉप सॉइल कहते हैं। फिर हॉरिजॉन बी मिलेगा, हाँ? ऐसे वर्टिकल काटा, सबसे ऊपर टॉप लेवल पे टॉप हॉरिजॉन ए मिला, उसके नीचे की मिट्टी का लेयर हुआ, जैसे अगर किसी ने साइंस पढ़ा होगा तो स्किन का डिसेक्शन होता है, ठीक है। जब हम अपनी त्वचा को देखते हैं तो वो ऐसे करके लेयर्स दिखाई देती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, है ना, तो ऐसे करके ही वो बता रहे हैं। फिर हॉरिजॉन बी, ह्यूमस मिल जाने से मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी प्रायः बलुई होती है, इसमें वायु प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से उगती हैं, ठीक। तो ये हॉरिजॉन ए में सबसे पहले तो ह्यूमस अच्छा होगा, लेकिन सभी का फीकल मैटर भी खूब होगा, मतलब मलमूत्र भी प्रचुर मात्रा में होगा ऊपर टॉप सॉइल में, और ये अच्छी ह्यूमस होने की वजह से ये अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है। हॉरिजॉन बी को सेक्शन में देखते हैं। हॉरिजॉन ए के नीचे हल्के रंग का अधोभूमि स्तर पाया जाता है। इस स्तर में वर्षा का जल धीरे धीरे रिसता हुआ एकत्र होता है। यह चिकनी मिट्टी का बना होता है। इसमें पौधों की जड़ें आसानी से वृद्धि नहीं कर पाती हैं। तो जो हॉरिजॉन ए के नीचे जो हॉरिजॉन बी है, ठीक है, उसके नीचे है ये, और इसमें क्या है, इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती है। इस भाग में मिट्टी के सूक्ष्म कण, माइक्रो पार्टिकल्स, खनिज लवण, मिनरल सॉल्ट पाए जाते हैं, किंतु ह्यूमस तथा वायु नहीं होती है। एक सेकंड। ठीक है, सो इस भाग में मिट्टी के सूक्ष्म कण, माइक्रो पार्टिकल्स, खनिज लवण, मिनरल सॉल्ट पाए जाते हैं, किंतु ह्यूमस तथा वायु की मात्रा कम होती है। इसमें बड़े बड़े वृक्षों की गहराई में जाने वाली जड़ें पहुंच पाती हैं। तो जैसे बरगद है, पीपल है, ऐसे पेड़ों की जड़ें उसमें जाती हैं। अदरवाइज छोटे पेड़ हमारे टॉप सॉइल मतलब हॉरिजॉन ए तक ही रहते हैं। हॉरिजॉन सी, यह मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल का सबसे नीचे का स्तर होता है। इस स्तर की मिट्टी सख्त चट्टान की भांति होती है, जिसमें ह्यूमस के सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा मिट्टी के कणों का अभाव होता है, जिसमें पौधों की जड़ें, रूट्स इस भाग में उगती नहीं है। ठीक है, तो हॉरिजॉन सी सबसे नीचे का है, इसमें ह्यूमस भी नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, और पौधों की जड़ें इस भाग में नहीं उगती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिट्टी की पोल्टिस। तो मुझे लग रहा है यहां से आपका प्रैक्टिकल कुछ शुरू होता है। पोल्टिस एक प्रकार की पोटली है जो अलग अलग हर्ब्स का इस्तेमाल करके अलग अलग रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। पोल्टिस से फायदा पहुंचता है शरीर, फायदे के हर्ब्स। पोल्टिस हर्ब्स दरअसल चिकनी मिट्टी, चारकोल, लवण या अन्य लाभकारी पदार्थ आदि को पीसकर या फिर ऐसे ही कपड़े में रखकर बनाया जाता है और फिर त्वचा पर रखा जाता है। वहां के लिए घंटे की और फिर इस घंटे भर आधा घंटा ऐसा दिया जाता है। पोल्टिस के फायदे, अगर दर्द और सूजन की समस्या है तो राई की पोल्टिस बनाकर दर्द व सूजन वाली जगह पर इसका सेक करने से फौरन आराम मिलता है। इसके अलावा दर्द और सूजन से राहत के लिए राई को पीसकर एरंड के पत्तों पर लेप करके दर्द की जगह पर लगाना चाहिए। तो पोल्टिस तो किसी ने किया है, पोल्टिस से घर में किसी ने ट्रीटमेंट किया है कभी, ऐसे ही दादी माँ के नुस्खे टाइप? सरोज जी क्या किया है बताएं तो। जी मैम, मेरे वो अजवाइन वाला तो वो पोल्टिस बनाई थी मैदा हल्दी वाली, वो उससे सिखाई थी, मिट्टी की नहीं करी मैंने। नहीं, मिट्टी की नहीं पूछ रही हूँ, पोल्टिस तो जनरल पोल्टिस की बात हो रही है अभी, तो इसमें वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पोल्टिस का। तो आपने अजवाइन और हल्दी मिक्स करके बनाई? नहीं, अजवाइन नहीं मैम, मैदा हल्दी वाला वो पाउडर नहीं आता है, मैदा हल्दी चैनसूर वाला, वो पोल्टिस बना के और मैंने रखी थी, उससे बहुत आराम मिला। उसको गरम किया? कैसे किया? घी डाल के गरम किया पहले,
और सारी चीजें एक में मिला दी घी के साथ, और फिर उसको वो पहले तो गर्म ही थी, जब मिलाई एक साथ उस पे तवे पे, इसके बाद उसको ऐसे ऐसे रख के ऐसे ऐसे सिकाई करी, और फिर इसके बाद वो जब ठंडी हो गई तो गर्म तवे पे रख के फिर से गर्म करके फिर से लगाना, और ऐसे करके सिकाई करी। उस समय ये सूजन वूजन हो रही थी। जी जी, और किसी का कोई अनुभव? जी मैं कोरोना में अजवाइन का पोल्टिस बना के मैं करी हूँ मैम। कहाँ जब पर बच्चे सर? छोटे थे तो उनका जी। पेट नाभि के पास, पेट के ऊपर में, अच्छा, तो उससे बहुत रिलीफ हुआ है। और कोई? नमस्ते मैम। जी डॉक्टर जैस। ऑनियन को हल्दी के साथ तेल में थोड़ा सा गर्म करके जहाँ फोड़े फुंसे होते हैं वहां पे ये पोल्टिस बांधी जाती है, तो बहुत राहत मिलती है, और इमिडिएटली वो जो वो अंदर से मेवा निकलना चाहिए और बहुत जल्दी निकल जाता है, जिससे हम लोग बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। हाँ, जी। पक जाता है वो जल्दी मैम, फिर वो जल्दी ठीक हो जाता है। ये हमने भी किया मैम कोरोना में। छोटे सी पोटली बना के कपूर और लौंग इस और तुलसी के पत्ते इस तरह के कपूर बना के, जब जुकाम वुकाम ज्यादा तो उसे सूंघना, वो रखे थे पोटली, जुकाम होता है जिसको तो पोटली पकड़ा दी, भाई लो इसको थोड़ी थोड़ी देर में सूंघते रहो तो नाक बंद नहीं होगी, थोड़ा सा आसान आएगा। और मैम कोविड मुझे भी हुआ था, तो जब मेरा टेस्ट चला गया, स्मेल चला गया था, तो हम लोग ये बहुत किए मैम पूरा कोविड जब तक। हम सब ने मैम हल्दी की गांठ बड़ी काम आई, हल्दी, कच्ची हल्दी गांठ गले में रखते, खांसी इतनी भयंकर किसी दवाई से कम नहीं हो रही थी मैम, इतनी भयंकर खांसी, तो बस हल्दी की गांठ रखते थे यहाँ पे गले में और गरारे, दवाई कोई काम ही नहीं आ रही थी, दवाइयां डॉक्टर ही भाग गए थे मैम। जी जागृति जी, आप बताएं। जी मैम, मैम मैं जुकाम के लिए बता रही थी, जैसे कि काले चने होते हैं ना, उसको भी पोटली में बांधकर सेक कर तवे पर नमक के साथ, और पोटली में बांधकर जितना उसको सूंघते हैं ना, तो कैसा भी जुकाम हो, सूखा हो, गीला हो, बड़ा आराम मिलता है उससे। ये पहली बार सुना है। काले चने को आपने तवे पे भुना? जी, काले मतलब चने होता को है ना ऐसा? थोड़ा नमक डालकर तवे पर भूनकर उसको एक कॉटन के कपड़े में बांध लिया, और जैसे उसमें से वो स्मेल करते हैं ना, तो सूंघते जी। हैं, तो जुकाम कैसा भी भयंकर हो वो ठीक हो जाता है। चलिए, तो मतलब एक बार मोटा मोटा पोल्टिस से सब लोग समझते हैं कि पोल्टिस कैसे होती है, ठीक है? तो मतलब कोई भी चीज को हमने फलालैन या सूती मोटे 2 लेयर करके कपड़े में बांध लिया, सूती कपड़े में उसको ऊपर से डोरी से बांध लिया अच्छे से। अगर वो थोड़ा सा दूर तक आप ले जाएंगे उसकी पोल्टिस का बांधा हुआ हिस्सा, तो आपको पकड़ने में आसानी होगी। नहीं करेंगे तो पास में गर्म हो रही है तो वो भी गर्म होगा, तो ऊपर का कपड़ा थोड़ा मोटा रख के उसको थोड़ी रस्सी से बांध दीजिए, तो वो पकड़ने में आपके काम आता है और इजी टू हैंडल हो जाता है, ठीक है? तो इसी से छोटी छोटी भी पोल्टिस बनती हैं, जैसे साइनस के केस में नाक पे आपको सेकना है तेल डाल करके, तो छोटी पोल्टिस भी होती है। थोड़ी बड़ी घुटने के लिए होती है, और थोड़ी बड़ी बना सकते हैं, वो आपके पीछे बैक पे सिकाई के लिए होती हैं। ड्राई सिकाई भी कर सकते हैं कि हमने सिर्फ उसको सूखा रखा और उसमें बालू है, नमक है, अजवाइन, सौंठ, मेथी, हल्दी, ये है वात रोग के लिए। ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने भी बताए, तो वो बना करके आपने तवे पे हल्का हल्का सेक करके पहले खुद को टच कराया बैक साइड से, ठीक लग रहा है, तब सॉफ्ट स्किन पे आपने रख करके सिकाई करी। दूसरा क्या है कि फिर हमने उसमें तेल डाल दिया, मतलब जो तेल है ना, तेल कढ़ाई में ही डाल दिया, और उसमें धीरे धीरे गरम तो तेल के साथ मसाज, तो वो मसाज भी हो रही है और वो बहुत तेज गरम भी लगता है उससे, तो उसमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि चिपक ना जाए इंसान, तो वो बड़ी अच्छी तेल से ही मसाज हो रही है। एक है कि तेल हमने दर्द वाला लगाया और पोटली को गर्म करके सिकाई की, एक है पोटली को ही तेल में डाला और उससे फिर मसाज करी, ठीक है? तो दोनों ही सारे केस में, चाहे उसमें आप हर्ब्स भर दीजिए, जड़ी बूटियां भर दीजिए, पत्तियां भर दीजिए या ये भर दीजिए, तो अपना अपना बहुत सारा इसके पीछे साइंस है और सभी फायदा करते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। और मिट्टी की पोल्टिस ऐसे भी फायदा करती है। जब खुला हुआ घाव हो तो हम मिट्टी अंदर रखेंगे, कपड़े से उसको बांधेंगे, और जब घाव ना हो तो हम ओपन मिट्टी लगा सकते हैं। एनएस में ब्लीडिंग पाइल्स के केस में हम मिट्टी की पोल्टिस प्रेफर करते हैं, तो उसमें मार्किन के कपड़े के अंदर मिट्टी होती है और ऐसे ही जैसे पोल्टिस बनती है वैसे बनाई जाती है, पर उसको उल्टा रखते हैं हम। तो कभी प्रैक्टिकल सेशन में आगे बताएंगे, पहले हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं। पोल्टिस के फायदे हो गए। इसमें एक पहला लिखा कि राई की पोल्टिस बना करके उससे सेक करना, और एरंड के पत्तों को लेप करके एरंड पे दर्द वाली जगह पे लगाना। अगर कोई पुरानी चोट के दर्द से परेशान हो तो अलसी के तेल में नमक व हल्दी मिलाकर पोल्टिस बना ले और उसे चोट के स्थान पर रखकर सेकाई करें। पुरानी चोट में अजवाइन को पीसकर लगाने से भी दर्द और सूजन में आराम मिलता है। बट हमने देखा है कि अभी मेरे यहाँ सुबह एक मेड आ रही है, तो वो जैसे देखिए कच्ची पक्की रोटी भी पहले के जमाने में हल्दी डाल करके वो भी सूजन को, दर्द को कम करती है, ठीक है। बट वो उसका पैर ऐसे साइकिल से मुड़ गया था, ठीक है, स्वेलिंग नहीं है बिल्कुल भी ज्यादा, तो किसी ने उसका चिटकाया पैर और कहने लगी सेट हो गया है, और हम आ गए अगले दिन। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो कहने लगी कि फिर से चिलक रहा है, दवा खाई मैंने। तो मैंने कहा क्योंकि उसको रोज वो कच्ची पक्की रोटी बांध रही है हल्दी वाली और वो जो मूवमेंट कर रही है, तो हेयर लाइन फ्रैक्चर, पहले तो जबरदस्ती वाला काम है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर को मैं उसको एक्सरे कराऊं, डेफिनेटली हेयर लाइन फ्रैक्चर है, पर इतनी स्वेलिंग नहीं है कि कोई बड़ा वो है, लेकिन वो उतना ही मूवमेंट कर ले रही है। तो मैंने उसको कहा कि वो पूरा हल्दी का बना के पूरा वो रैप करे और शूज पहने उतने दिन, तभी पॉसिबल है। तो ये सब भी थोड़ा आपको बताना पड़ेगा कि अगला पोल्टिस तो बांध रहा है, हो सकता है फायदा भी हो रहा है रात में, पर सुबह से वो साइकिल चला रहा है चप्पल पहन के, ठीक है। तो पंजे के पास जहां क्रैक है हल्का फुल्का, उसका जो है मूवमेंट इतना ज्यादा हो रहा है पैर का, तो वो हीलिंग कहां से करेगा। सबसे बेसिक नेचर क्या है कि आप रेस्ट पे डालिए उस चीज को, तभी वो हील होगी। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो हील होएगी नहीं। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं और करना नेचुरोपैथी चाहते हैं। नेचुरोपैथी करने के लिए आपको बहुत एम्बिशियस है अगर आप, तो थोड़ा धीरे करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें ऐसे ही चलना है। अगर स्वास्थ्य रक्षा चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर तो बात ही नहीं है। तब तो फिर बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी हाइट्स पे बैठे हैं, पर क्या नहीं है, उनको दसियों बीमारियां हैं, तो वो अपना पढ़ लिख करके बन तो भले जाए पर अपना स्वास्थ्य खो देते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर सब कुछ खो जाता है, तो ऐसा ना करें। किसी भी पुरानी बीमारी जैसे दमा, गठिया, साइटिका आदि में लहसुन पीसकर पोल्टिस बांधने से आराम मिलता है। इसके अलावा लहसुन की पोल्टिस चर्म रोग को भी आसानी से दूर करती है। लहसुन की पोल्टिस जहां चोट लगे या सूजन के भाग में सूजन व दर्द भगाती है, वहीं उसमें कुछ रोग तक को दूर कर देने की क्षमता होती है। तो लहसुन बहुत ज्यादा पंजेंट है, प्याज बहुत ज्यादा पंजेंट है। इसमें जो कंपोजिशंस, कंपाउंड होते हैं वो आपकी हीलिंग तो करते ही हैं, मतलब महक से भी करते हैं, नजर से भी बचाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि इनके आसपास, नजर कहने का मतलब है क्योंकि इनके आसपास कोई भी बैक्टीरिया या वायरस नहीं रह पाता, ये खुद अपने आप में उसको सोख लेते हैं। इसीलिए खुला रखा हुआ प्याज या लहसुन हाईली इंफेक्शियस हो जाता है, तो वो आप तक आने ही नहीं देते, है ना। एस्थमा क्या है, दमा क्या है, किसी भी चीज से एलर्जी पहले है, फिर कैपिलरीज में, लंग्स में आपके सोलन हो गए, तो पॉलन ग्रेन्स है या ये सब है, तो इन सब से या किसी भी जीवाणु से एलर्जी है आपको, तो उन सब से बचाने के लिए आपने हाथ में बांधा या कहीं बांधने को कहा जाता है ना, ऐसे करके लहसुन बंधा हुआ है लोगों में, तो वो सब भी आपको श्वास रोगों में आराम देता है। रोग निदान प्रभाव। मिट्टी चिकित्सा हमारी पृथ्वी इतने सारे खनिजों और यौगिकों से बनती है जो वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, और यह कोई हाल ही की खोज नहीं है। सभी संस्कृतियों की अपनी पारंपरिक एवं धार्मिक मान्यताएं एक निश्चित क्षेत्र में मिट्टी और गर्म पानी के झरनों के उपयोग पर आधारित हैं, क्योंकि वे खनिजों से भरपूर हैं। कोरिया के प्रसिद्ध मिट्टी उत्सवों से लेकर मृत सागर में मिट्टी के स्नान तक, बल्लेओ थेरेपी से लेकर भारत में वेलनेस रिट्रीट में
मिट्टी चिकित्सा उपचार तक मिट्टी चिकित्सा के लाभ अब दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध हैं। यदि आप वास्तव में चिकित्सा की अद्भुत उपचार शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो आप निम्बा नेचर क्योर पर जा सकते हैं, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में से एक है। कौन कौन से नेचुरोपैथी सेंटर गया है? निम्बा कोई गया है? नहीं। और कोई नेचुरल क्योर सेंटर जो बहुत फेमस हो उसमें? मैम हमारे यहाँ बदलापुर में है 2 सेंटर, उसमें से एक सेंटर में 2 दिन के लिए हम लोग का कैंप था और स्टडी सर्कल पूरा बनाया गया था। करीबन 40 विद्यार्थियों के साथ हम लोग गए थे वहाँ पे, जिसमें वाटर थेरेपी दिखाया, फिर एनीमा था, मड थेरेपी था, फूड पे काफी सारा डिस्कशन किया गया था और स्नान के ऊपर था पूरा। जी। मैम मैं तो नहीं गई, मेरी फैमिली में गए थे यहाँ पे ओली कंचन। मैं वहाँ 10 दिन रह के आए थे ओली कंचन। उसका अनुभव उन लोगों ने बताया तो नेचुरोपैथी की तरफ और ज्यादा मन लगा कि हाँ इसको करना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत अच्छा है और रहने का अनुभव अद्भुत होता है। वो भी अद्भुत है कि आप छोटे टिप्स से लोगों को फायदा पहुंचाते हैं और प्रॉब्लम को बड़ी नहीं होने देते, है ना। क्योंकि आज की डेट में रामदेव बाबा हो या कुछ 10 दिन का 40,000 रुपए चार्जेस है मिनिमम, ठीक है। तो इतना एफोर्ड करने पे 10 दिन में इंसान ठीक नहीं हो जाता। तो आपकी भूमिका और ज्यादा है कि जो बहुत बड़ी सेंटर्स नहीं खोल पा रहे पर छोटे सेंटर्स खोल करके जिनको भी अवेयरनेस आ रही है उनको हम वहीं पर रोकें और बड़ी परेशानी ना होने दें, है ना, बड़ी बीमारी में वो तब्दील ना हो। और जब वो 10 दिन रह के आएंगे तो आप ही को ढूंढने वाले हैं उसके बाद वो, क्योंकि उसके बाद वो रेगुलरली तो जा नहीं पाएंगे। ठीक है। तो रामदेव जी के यहाँ अभी जो कॉन्फ्रेंस में जाने का हमें मौका मिला तो वो INO की तरफ से, मैं INO के वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो INO की तरफ से ये हुआ कि फ्री ऑफ कॉस्ट फूडिंग लॉजिंग और कॉन्फ्रेंस है 18 नवंबर वाली। 2 डेज का था। बहुत ही अच्छा है, शानदार। पर वहां पे भी लोग ऐसे कि 40,000 तो कुछ होते ही नहीं है, आते ही और भी मेडिसिन लीजिए तो बैग, ये झोला लीजिए तो ये वो 50,000 का लगभग हिसाब किताब 10 दिन का रहता है। आपको क्या लगता है इतना जरा सा मूंग, इतना चना, इतने से सूप पे कोई व्यक्ति कितने दिन रह पाएगा? और बड़ी परेशानियां 10 दिन में ठीक नहीं होती। उस दौरान पैरामीटर्स नॉर्मल दिखा देंगे वो, पर एग्रीड वो रूट से ठीक होने में उनको टाइम चाहिए। अगर 30 साल से बीमारी है तो 3 से 6 महीने चाहिए। कोई भी चैलेंज कर ले, चाहे विश्वरूप चौधरी कर ले, चाहे वो, तो ये सारे दावे गलत हैं। मैं भी अगर कर लूं कि 3 दिन में एक व्यक्ति आया, वर्टिगो था, दवा खानी पड़ी सुबह शाम, अरे मैडम जब से यहाँ आए हैं हुआ ही नहीं, मुझे मालूम है फिर होगा। तो 3 दिन में हमने कोई चमत्कार नहीं किया। जी बताइए। जी आपकी बात सही है मैडम जी, क्योंकि मैंने भी तो 3 साल से जाकर कंट्रोल किया है गगन को भी। हाँ जी। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा और एजुकेट होना पड़ेगा और लोगों को भी एजुकेट करना पड़ेगा। मैम बाबा रामदेव के पास हम लोग गए थे जी। एक हमारे सीनियर है, उनका पैर में सेंसरी वेन एकदम एक्टिव हो गया है, यानी जरा सा भी कपड़ा लग जाए या हवा भी झोंका जावे तो वो घबर जावे, उतना उनको पेन होता है। हम लोग 4 दिन तक वहां पे क्या डायग्नोसिस करना है, वहां के हर एक जितने भी नेचुरोपैथ के जितने भी अधिकारी चिकित्सक वगैरह जो भी है सारों को मिले, मगर कोई उसका उपचार नहीं कर पाया। आखिर में बाबा रामदेव आए 5वें दिन, तब तक हमारा बिल 20,000 रुपया तो हो गया था एक आदमी का। बाकी 3 आदमी हम लोग बाहर थे कैंपस के, हर दिन अंदर विजिट करने का, 500 की चिट्ठी बनाने का और हम लोग देखने का भाई इनको क्या कर रहे हैं। आखिर में वो दर्द इतना बढ़ गया, वो लोग ने एक पोटिस लगा के उनको बोला अभी आप ठीक हो जाओगे, पोटिस 3 दिन में आपको ठीक करेगी। और वो पोटिस बन गई, कौन सा पूरा ऑपरेशन करना पड़ा हमको दिल्ली में एम्स के अंदर, और अभी भी आदमी अनएक्टिव है, उसका पैर चलने लायक नहीं हुआ है। यानी कभी कभी बाबा रामदेव के यहाँ पे भी ऐसा दुर्घटना घटती है। हर जगह होता है। ये बहुत सूझबूझ के समझ के चलने वाली बात है, ठीक है। कि आपकी, मैं हमेशा कहती हूँ, और ये विमल मोदी, थैंक्स टू विमल मोदी आरोग्य मंदिर जहां से मैंने प्रैक्टिकल किया, आपकी बॉडी नेचर लायक है। बॉडी का मतलब अंदर का नेचर जो होता है, प्रकृति, अगर आपने उस लायक उसे छोड़ा है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप हर चीज को ठीक कर ले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो हम हमेशा कहते हैं टेस्ट कराइए। अभी कोई फोन था तो
मैंने कहा पहले यूट्रस में, मैम आप इलाज नहीं करेंगे हमारा, दिल्ली से ही थी कोई, मैंने कहा डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है, मैंने कहा नहीं आप पहले टेस्ट कराइए, पॉजिटिव है तो आप यूट्रस को निकलवा दीजिए, नेगेटिव है तो टेस्ट तो काम करेंगे और निकलवाने के बाद काम करेंगे आपके शरीर पे। तो अगर बीमारी को आप समय रहते, एलोपैथ का डेवलपमेंट यही है और हमारी जीत यही है कि अगर कोई अंग सड़ रहा है ना, मतलब मान लीजिए यहाँ पे सड़न हो रही है और आपको लगता है कि वो ठीक नहीं हो पाएगी, सेफ यही कि 1 2 3 दिन, जैसा डॉक्टर जैस ने कहा कि उन्होंने 5 दिन पहले ही बर्बाद कर दिए, ठीक है, तो 3 दिन फर्स्ट एड की तरह आपको ट्राई करना चाहिए सेफली रहते हुए, अदरवाइज आप उसे ऑपरेट करा दीजिए और बाकी बॉडी को बचा ले जाइए। यही लिखा है पुरानी किताबों में नेचुरोपैथी की कि अगेंस्ट नेचर अगर बॉडी हो गई है आप उसको निकाल दीजिए और बाकी बॉडी को बचा करके उसकी लाइफ को अच्छा कीजिए। ये है नेचुरोपैथी। हर किसी को चैलेंज ले लेना कि हर चीज अच्छी हो जाएगी, अरे देखिए तो कि आपने क्या कर डाला है, समझे, समय रहते जागरूक क्यों नहीं हुए और तब जागरूक हुए नहीं। आज अगर हम लोग दावा करें कि हम स्वस्थ नहीं है, ये पेशेंट का हकीकत ऐसा था, उनको एक अटैक आया, मुझे फोन आया कि भाई मेरे कुछ लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हो रही है, तो बोला इमीडिएटली पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाओ। वहां जाने के बाद पता चला कि उनको पैरालिसिस हो रहा है, उसके साथ में उसको अटैक भी आया। तो डॉक्टर लोग ने पहले पैरालिसिस को साइड पे रखा और उसका अटैक का ट्रीटमेंट चालू किया। अटैक के ट्रीटमेंट के अंदर क्या उनको प्रॉब्लम आया पता नहीं, एक पूरा लेफ्ट लेग का पहला 3 फिंगर अभी तक, आज 2 साल हो गया, वो जरा सा भी हवा, पंखे का हवा भी लग गया तो वो आदमी को दर्द हो जाता है। अभी तक वो रिजोल्यूशन है और मुंबई के अंदर सबसे बड़ी हॉस्पिटल में ये इंसिडेंट हुआ है। वो लोग बोलते हैं नहीं आप धीरे धीरे ठीक होंगे, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, कुछ नहीं, आप आपके हिसाब से जियो। अभी बहुत बहुत विडंबना है हमारी खुद की नोन मुरादाबाद में मेरे पास है अभी भी 20 लाख रुपया ये लोग ने पेमेंट किया है। मुरादाबाद में 2 लोग नेचुरोपैथी सेंटर चलाते थे, दोनों को ही दूसरी लाइफ मिली थी, तो दोनों लोग बहुत प्रभावित थे, दोनों फीमेल्स। उसमें से एक का किडनी प्रॉब्लम में आने लगा और धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ने लगा। खुद तो अपना इलाज करता ही है इंसान, बट फिर भी स्टिल उनकी खुद की 20 साल की प्रैक्टिस है दोनों की। तो वो लोग फिर रामदेव जी के यहाँ गए, तो रामदेव जी ने लिया ही नहीं बाहर से ही। ऐसे वाली कहानी है सारी जगह। वो पेपर पे कंसेंट साइन कर रहे हैं कि हमारे पास से तो नहीं ठीक हो रहा है, एलोपैथ हम नहीं करना चाहते हैं, हम यही करवाना चाहते हैं, तो भी नहीं लिया उन्होंने कि नहीं वो हम लोग इस तरह के केस लेते ही नहीं है, बाहर से जाइए। वो ही नहीं, विश्वरूप चौधरी जी भी चालू कर दिया ना उन्होंने जी, बुकिंग भी चालू की हुई है रामदेव बाबा ने कि भाई कोई भी चाहे कितना ही गंभीर पेशेंट हो, पहले बुकिंग कराओ तो ही उधर जाने के लिए उनका एग्री होगा वो। बट इमरजेंसी मैनेजमेंट भी होना चाहिए ना, इमरजेंसी मैनेजमेंट इमरजेंसी में भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ थे, वो काफी बीमार थे, किडनी की थोड़ी उनको परेशानी थी, तो मैं रामदेव जी के साथ जुड़ी हूँ, महिला प्रभारी थी, बट उन्होंने वो भी चीज नहीं शर्म की और उन्होंने कहा पहले आप वो कीजिए कि भाई आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, 6 महीने का, जब भी बुकिंग होगी तो ही आपको आना, उससे पहले नहीं आ सकते थे। तो फिर मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, जानकारी में भी ना हो ये चीज और आदमी इतना परेशान है, इमरजेंसी है और फिर भी एडमिट ना करे तो वो गलत है। और बड़ा प्रॉब्लम बाबा रामदेव जी के यहाँ ऐसा है कि इनके यहाँ पे नेचुरोपैथ चिकित्सक के पास जो लिमिट होना चाहिए उससे ज्यादा पेशेंट रहते हैं, तो वो ध्यान देने का तो बाजू में खुद को सेफ साइड करने में घुस जाते हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई अभी क्या करना है। एक लिमिटेशन वहां पे कुछ भी नहीं है, कोई एक ने एक बताया, दूसरे ने दूसरा बताया, और जब भी वहां पे कोई एक आके कुछ उपचार करने बैठेगा तो खुद का दिमाग लगाएगा, दोनों को उपचार करने की जगह खुद का नया उपचार। जी एग्जैक्टली। अच्छा है कि हम लोग पूरी तरह साइंटिफिक पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, सब समझ के चल रहे हैं, ना तो रामदेव बनने की जरूरत है, ना सो करके सास बहू वाले टीवी देखने की जरूरत है। तो जो कर रहे हैं वो अच्छा है, ऐसा थैंकफुल होना चाहिए। जैसे मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं सही जगह पर सही टाइम पे पहुंची, और जितना मैंने विमल मोदी को सुना और उसके बाद उसकी साइंटिफिक अप्रोच रखी वो दी बेस्ट थी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे ही एक बीच में शेयर भी किया था कि एक लेडी आई जिसको थायराइड था, TSH शायद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ,
25 या 30 केसेज। तो उसमें एक और डॉक्टर है नेचुरोपैथ, उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ जाइए, प्रेगनेंसी, इनिशियल प्रेगनेंसी वो भी 10 साल बाद वाली, कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, थायराइड की दवा स्टार्ट मत कीजिए, और लेडी अंडरवेट, और हम ठीक कर ले जाएंगे। एक मैं हूं, मैंने कहा कि नहीं ना, हम तो नहीं ठीक कर पाएंगे, आप थायराइड की मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए, एलोपैथ के कंसर्न में रहिए, फर्स्ट बेबी सेफली कीजिए, जो मेरा मैनेजमेंट है डाइट और भी बॉडी में जो आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप एक बच्चा सेव करिए, उसके बाद हमसे आके मिलिए। सो द थिंग इज कि आप कहाँ बुला रहे हो, मतलब ऐसे अपने सेंटर्स में उबला खिला करके उसको टॉर्चर क्यों कर रहे हो, जिसपे भी कोई समाधान नहीं है। क्योंकि वो आज 40 साल की लेडी जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, उस हमारे पास कोई डाटा नहीं है उसके लिए, नहीं है ना। एलोपैथ के पास डाटा है, हालांकि उसके बाद वो शरीर को खराब करता है, एग्री, पर उस समय तो वो सेफ डिलीवरी कराएंगे ना। तो द पॉइंट बेबी के लिए भी सेफ है वो, हाँ बेबी के लिए भी हमारे सेफ है। पास इस तरह के डेटास नहीं है, तो हमें यहाँ पे रिसर्च करने की जरूरत है, या किसी के जीवन ना खराब करें, ऐसा मुझे लगता है। तो हम थोड़ा सेफ साइड ही चलते हैं। वो थोड़ा स्ट्रेंज हुए कि नहीं आपकी वो फ्रेंड है, वो तो कह रही हैं, हमने कहा फेसबुक पे फ्रेंड होना अलग बात है, विचार कितना मिलते हैं और अंदर से कौन कितना नेचुरोपैथी समझता है और करता है उस पर डिपेंड करता है। मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि आपको इस समय पे मेडिटेशन जितना मैं करा सकती हूँ, आपको कंसीवमेंट का मेडिटेशन वो सिखाया, रिकॉर्ड कराया, डाइट चेंजेस किए, बैंडेजेस बताई, हॉट फुट बाथ बताया अच्छी स्लीप के लिए। बट आप सोचो कि नेचुरोपैथी, आप अभी तक 15 साल हो रहे शादी को, तब नहीं टीएसएच कंट्रोल कर पाए आप नेचुरल, ठीक है, फास्टिंग कर करके आपने टीएसएच बढ़ाए रखा, अब कैसे हो जाएगा आप बताओ। तो द पॉइंट इज, ये भी समझना चाहिए ना, अगर कोई बंदा बहुत जुझारू है और वो शायद 15 साल से कहते हैं कि हमारा बॉर्डर लाइन है और हमें दवा नहीं खानी पड़ी, ठीक है ना, पर बॉर्डर लाइन नहीं था ना, उसके बावजूद वो शूट किया हुआ है, उसके बावजूद आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो जब नॉर्मल केस में आप नहीं ठीक कर पाए, तो अभी तो और पता नहीं कितना देखना है। हमारे पास ना इक्विपमेंट है, ना हमें इस तरह की टेस्टिंग की नॉलेज है, हम क्यों अपने हाथ में चीजें लें, क्यों किसी से खुलबाड़ करें। सो ऐसा करके ही चलिएगा हमेशा, क्योंकि अभी भी नेचुरोपैथी बहुत ऐसे लेवल पे, मैंने सिंपल बताया, नेचुरल चाहिए तो बेसिक बचपन से नेचुरल होना पड़ेगा। और अगर आप बचपन से नेचुरल नहीं है, आपको लगता है कि आप इतनी इस सोशल में भाग रहे हैं बस, तो आप बस बचा ले जाइए और उस बचा लेने की कोशिश सीखिए, या आप बिल्कुल ऐसे पहाड़ों पे निकल जाइए, शुद्ध सात्विक हवा लीजिए और रामदेव जी की तरह और लोगों को कुचलिए और खुद रोल मॉडल बनिए, है ना। तो किसी भी तरह जस्टिफाई कैसे करना है, कैसे रहना है, ये आपके ऊपर है। तो वैसा नहीं कर सकते हम लोग, और जो कर पा रहे हैं वो करें, वो उनके लिए है, नो डाउट है, उनके लिए बॉडी कभी भी काम करती है। लोग मेडिटेशन से कैंसर तक ठीक करते हैं। इसमें मार्केटिंग मीडिया जो है रामदेव जी का बहुत स्ट्रांग है, जिसको उनको बताना है वही बताते हैं, बाकी सब भगा देते हैं। और उनके यहाँ पे हम लोग जब ये रुके हैं तो हमको पता है कि मार्केटिंग मीडिया में ऐसा बताते हैं कि एक दिन में 2 किलो 5 किलो वजन उतरता है। अभी तक मैंने ये 20 साल का प्रैक्टिसिंग में एक भी आदमी का 2 किलो वजन 2 दिन में नहीं उतरा है। जहाँ हमारा कच्छ का जो सेंटर है, जिसके अंदर हम लोग मैक्सिमम प्रेशराइज करके भी पेशेंट को हम लोग 700 ग्राम तक लेके आए, इससे नीचे वजन नहीं उतरता है। एग्जैक्टली बाबा रामदेव के पास 2 किलो 5 किलो वजन उतर गया, अरे कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं, और वो मीडिया वाले उसको और भी बड़ा बताते हैं। पता है कभी कभी ऐसा होता है हमारे यहाँ, लेकिन हम प्रमोट ही नहीं करते। एक लेडी का हमने वेट लिया, मेडिटेशन कराया, फिर से वेट लिया, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस थी, 700 ग्राम वजन कम उसी वक्त उसी वेइंग मशीन में। लेकिन हमने कोई वीडियो नहीं बनाने दिया, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरी ट्रस्ट को एकदम से तोड़ देगा। क्योंकि अगर 10 लोग भी आ जाएं तो 10 में से हम 8 को ये बात करके दिखा पाएंगे, ऐसा चैलेंज नहीं कर सकते हम। ऐसा हमने समझ लिया है कि पेशेंट को स्ट्रेस हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वजन तेजी से कम होगा। और जिनको इस तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, जिनको खुद नहीं पता, उनका वजन कम नहीं होता है, चाहे वो भले ही कुछ भी करें। 5 किलो एक दिन में उतारते हैं, आपको पता है कि हर दिन का उनका जो टीवी प्रोग्राम्स आते हैं कितने सारे, और कितने आदमी बेवकूफ बनते हैं हम लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले एक पेज और पढ़ते हैं। कोरिया के प्रसिद्ध मिट्टी उत्सवों से लेकर मृत सागर में मिट्टी के स्नान तक, बल्लरों की थेरेपी से लेकर के
नेचर क्योर पर जा सकते हैं, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में से एक है। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि निम्बा नेचर क्योर हम लोग गूगल पे जरूर जर्नी कर सकते हैं उसकी, है ना। तो मैं भी नहीं गई हूँ, बहुत सारे गई हूँ, बट ऐसे अभी जिद सी है कि हम एज ए एक्सपर्ट ही बुलाए जाएंगे कहीं तो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, कुछ सरस्वती जी मुंह पे थी, हर कोई आके बोलता था कि आप एक बार रामदेव जी के जाके देखिए। मैंने कहा देखिए, हमें लाइन में लगने की और भीड़ का हिस्सा बनाने की मतलब जल्दी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। और कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा बोलना किसी से, और हार्डली 2 महीने के अंदर ये ऑफर मेरे पास आया, और हम कैसे भी फ्लाइट का टिकट करा के गए। तो मतलब ऐसा है, ये कुछ दिमाग में है कि नेचुरोपैथी के लिए तो मैं नहीं जाऊंगी। तो वो तो एक्सपर्ट, एज ए एक्सपर्ट मुझे बुलाते ही हैं जेता सिंह जी, जो भागलपुर का तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है। आरोग्य मंदिर से मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, रामदेव जी का मैं घूमी आई हूँ, निम्बा वाले भी देख लेंगे, है ना। सो ऐसा। और ऋषिकुल योगपीठ अपना मुझे ऐसे फैकल्टी में है ही है हम, है ना, वो भी छोटा थोड़ी है, बड़ा ही हो रहा है आप सबकी कृपा से। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हमारा शरीर पंच महाभूत के 5 मूल तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है। तो पृथ्वी या मिट्टी में सिस्टम के अंदर जाने और सभी असंतुलन को ठीक करने की शक्ति होती है। दूसरे शब्दों में, भारत के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सा उपचार प्रकृति की शक्ति के माध्यम से ठीक होने का सबसे अच्छा मौका है। मड थेरेपी से लाभ। मड थेरेपी उपचार शरीर के विभिन्न अंगों पर बहुत अच्छे प्रभाव डालता है। यह पुराने दर्द, कब्ज, सूजन, सिर दर्द, तनाव और त्वचा के रोगों के इलाज में मदद करता है, और यह विष हरण चिकित्सा के रूप में बहुत मदद करता है। त्वचा संबंधी समस्याएं। जाहिर है, मड थेरेपी उपचार का सबसे बड़ा लाभ त्वचा पर होता है। यह त्वचा और रक्त पर ठंडा प्रभाव पैदा करता है, और इस तरह ये पित्त के प्रभाव को नियंत्रित करता है। जैसा कि आप पता हो आपको कि अगर कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी दोनों है तो हम ठंडे प्रभाव को चूज करेंगे, मतलब पहले पित्त को शमन करेंगे, गर्म सिकाई नहीं करेंगे, हम मिट्टी की पट्टी का उपयोग करेंगे, ठीक है। सो पित्त के प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मृत त्वचा की कोशिकाओं को हटाता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। इसके अलावा मिट्टी चिकित्सा विषहरण के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, क्योंकि मिट्टी त्वचा में जमा हानिकारक विषाक्त पदार्थों को उनके छिद्रों के माध्यम से बाहर निकालती है। तो अगर किसी कीड़े ने काटा है तो मिट्टी कहीं से भी ऐसे लगा दीजिए, वो सर्वश्रेष्ठ है। आंखों की समस्या। मड थेरेपी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है और आंखों के तनाव को मुक्त करती है। इसके अलावा आंखों पर मिट्टी लगाने से आंखों की कई समस्याएं जैसे आंखों में संक्रमण, नेत्र श्लेष्मा शोथ, रक्तस्राव, ग्लूकोमा, एलर्जी, प्रतिक्रियाएं और स्टाई का मुकाबला करने में मदद करता है। विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए जो स्क्रीन के सामने बहुत समय बिताती है, नियमित मिट्टी चिकित्सा आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। पाचन संबंधी समस्याएं। मड थेरेपी पाचन तंत्र को आराम देने और सभी संबंधित अंग को मजबूत करने में मदद करती है। पेट पर मिट्टी का लेप लगाने से गैस, एसिडिटी, कब्ज और पेट दर्द जैसी कई पाचन संबंधी समस्याओं में मदद मिलती है। इसके अलावा थेरेपी आंतों की गर्मी को अवशोषित करने और उपापचय को बढ़ावा देने में मदद करती है। तनाव और सिर दर्द। सिर पर मड थेरेपी लगाना वाकई एक आरामदायक अनुभव है। ये तनाव, अवसाद, चिंता को कम करता है। रात को अच्छी नींद लाने में मदद है। इसे कभी कभी प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा तंत्रिका तंत्र के विकारों जैसे नसों का दर्द, कटियाशूल, मिर्गी, अभिजात, पक्षाघात आदि से निपटने के लिए भी निर्धारित किया जाता है। ठीक है, 12 तक रहने देते हैं। देखिए, त्वचा संबंधी समस्याओं में हम लोग फुल बॉडी मड बाथ देते हैं। ठीक, मिट्टी में अगर कुछ नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी में नीम वगैरह मिलाया, नीम है, गुलाब जल, तो जिसको मैंने मड स्पा कह दिया, एक्चुअली वो फुल बॉडी मड बाथ है। दूसरा क्या है, आंखों की समस्या में हम डायरेक्ट आंखों का एप्लीकेशन नहीं करते। हालांकि हमारा एक वीडियो जैसे ही बनता है, आजकल थोड़ा क्रिटिसाइजर ज्यादा आ गए हैं, बात को काटते हैं, तो उन्होंने तुरंत हमको ढूंढ ढांड के फोन किया कि हमारी भी प्रैक्टिस 20 साल से ज्यादा की है, हम तो डायरेक्टली मड लगाते हैं, सो हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, सो हम अपने क्लिनिक में एक पंथ 3 काम करते हैं। हमारा पेशेंट आएगा तो हम पेट पर मिट्टी की पट्टी रखेंगे जो 1 से 1.5 इंच मोटी होगी, न कि लेप होगा। हम आंखों पर मिट्टी की पट्टी रखेंगे जो कि मार्किन के कपड़े के अंदर होगा, मिट्टी का पतला लेप,
और मार्किन होगा और उसको चौड़ा सा ऐसे हम लोग रख देते हैं। तीसरा, मेरा मेडिटेशन चल रहा होगा जो योग निद्रा से रिलेटेड है। आंखों को बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ें, अब अपने मन में दोहराएं, तो वो आधे घंटे का वो चलता रहता है। तो साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत ज्यादा ठीक फील करता है और आधे घंटे के लिए थेरेपिस्ट का हाथ फ्री हो जाता है। तो आधे घंटे बाद चिकित्सा। तो अगर किसी और की मसाज या एक्यूप्रेशर हो रहा है तो एक को मड पैक दिया हुआ है, मेडिटेशन लगा हुआ है, जब उसको दे दिया तो इसका हाथ खाली हो गया। ठीक है, सो ये एक स्ट्रेटेजी बनाई धीरे धीरे कि ज्यादा पेशेंट को एक ही टाइम में कैसे फायदा पहुंचाएं। तो त्वचा संबंधी बीमारियों में मड स्पा हो गया, जिसमें अपने हिसाब से आपने नीम इसलिए डाला क्योंकि वो अच्छा इफेक्ट है। अगर मिट्टी आपने खुद से बनाई है तो उसको प्रॉपरली धूप दिखाएं, नीचे से निकाली हुई है, कहीं से मंगाई हुई है, छाने और रात में भिगो दें जब सूख जाए। और अगर मुल्तानी मिट्टी है तो और भी अच्छी है, स्किन डिजीज के लिए तो अच्छी है ही है, पर पैक लगाने के लिए वो ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी मोटी मिट्टी का एक बन सके, तो वो बलुई होनी चाहिए। फिर पाचन संबंधी समस्याओं में भी वो पेट पे मिट्टी की पट्टी रखी, बताया, तनाव और सिर दर्द सब एक साथ। ठीक है, तो मतलब एक ही बार में ये सब ठीक हो जाता है ऐसा। जोड़ों और मांसपेशियों की समस्याएं, मिट्टी का वर्गीकरण है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 13 से, ठीक 12 ही रखते हैं। मिट्टी के वर्गीकरण से फिर पढ़ते हैं। जोड़ों और मांसपेशियों की समस्याएं पढ़ देती हूँ। गठिया जैसी स्थितियों में प्रभावित क्षेत्र के आसपास तीव्र दर्द और सूजन को चिकित्सा द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ फाइब्रोमाइल्जिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेरीआर्थराइटिस, गठिया, गाउट आदि जैसी समस्याओं के लिए भी चिकित्सा लिखते हैं। ये जोड़ों की कठोरता और प्रतिबंधित गतिविधियों से राहत पहुंचाने में बहुत मदद करता है। तो जोड़ों के लिए हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्योंकि मैंने देखा मिट्टी से बहुत फायदा नहीं देखा कि इंस्टेंट पेशेंट को पूछा 2 दिन दे करके तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आराम आया, पर अगर हमने स्ट्रेचिंग कराई, गर्म ठंडी सिकाई करा दी और पट्टियां बांध दी तो उसने एक ही दिन में अच्छे रिजल्ट्स की बताए। तो हमने जो सेट बनाया है उसमें हमने जोड़ों के दर्द के लिए मिट्टी नहीं रखी हुई है। हम पोटली सेक कराते हैं, हम पट्टियां बंधवाते हैं, हम हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन पानी का कराते हैं, हम हॉट फुट बाथ दिलाते हैं, साइंटिफिक मसाज कराते हैं और इस तरीके से ठीक कर ले जाते हैं, या लोकल स्टीम दिलाते हैं। ठीक है, तो डेली ही एक पर्टिकुलर सर्कुलर मसाज काफ मसल्स और थाई की विद एक ट्रीटमेंट, कोई भी एक रोज रोज, उससे पता चल जाता है 1 हफ्ते के अंदर कि कौन से ट्रीटमेंट से ज्यादा फायदा था, तो उसका स्केल बढ़ा देते हैं। स्ट्रेचिंग 10-15 मिनट कराते हैं। तो जब आप कराते हैं तो मजा अलग ही होता है, क्योंकि जिसकी वीक है वो थोड़ी ना होल्ड कर पा रहा है पैर को, तो आप दुपट्टे से भी उतनी देर होल्ड नहीं कर पाते, तो वो सपोर्ट से हमारे जो थेरेपिस्ट है उनको हमने सिखा रखा है, तो वो 90 डिग्री पे उस तरीके की फिजियोथेरेपी का सेशन टाइप का वो 10 मिनट पर्टिकुलर कराते हैं। फिर धीरे धीरे उनको और एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, धीरे धीरे स्टेपर चलवाया, ये चलवाया, फिर योग पे ले आते हैं। तो ऐसे 3 महीने के लगभग साइकिल में लोग ठीक हो जाते हैं और 10 दिन में कुछ लोग चले जाते हैं, सीख जाते हैं, नहीं ठीक होते हैं, ऐसा भी होता है। मतलब ठीक है, थोड़ा आराम है, तो 20% से ज्यादा 80 साल के उम्र के व्यक्ति को 10 दिन में आप आराम नहीं दे पाएंगे, तो आप लिख के भेज देते हैं चिकित्सा कि आप ऐसा घर पे करा लीजिए। ठीक है, तो ये है जितने भी आपको यहाँ पे हमने बेनिफिट पढ़े उनका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं अपने क्लिनिक में। सो थोड़ा थोड़ा पीछे से पढ़ के ग्राफिक बनाइए, ठीक, कितना वर्गीकरण है किस तरीके का और कितनी चीजें हैं, तो हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमें एक ग्लिम्स देखा और हमें याद होगा, उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं जरूरत है। ठीक है, मतलब अपनी एनर्जी को, मैं ये नहीं कहती कंटेंट नहीं पढ़ना चाहिए, पर अपनी एनर्जी को और जगह जहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच हमें काम करना है उसमें लगाइए। बाकी तो मैं क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ही सकती हूँ। तो आपको 5 मार्क के चक्कर में वो 1 लाइन का 5 लाइन करना पड़ा। 5 मार्क है ना, 5 मार्क्स मिलने वाला है तो ज्यादा लिखना पड़ता है, 1 लाइन में 5 मार्क नहीं लिख सकते। अच्छा, इसलिए था वो सब स्टूडेंट का वही हेडेक था। अच्छा, ये प्रॉब्लम हुई। ओके, सो देखिए, मैं साइंस साइड रही हूँ और मैं कभी लॉन्ग क्वेश्चंस पूछती नहीं और ना लिखने में बिलीव करती हूँ। मेरा अपना भी जो छोटा सा कोर्स है, अभी प्रॉब्लम क्या है, हर एक को एक आंसर पता है, मगर वो 5 मार्क में क्या लिखेगा? एक आंसर 1 लाइन लिख के हम छोड़ देंगे तो परेशानी हो जाएगी। 1 मार्क मैं पूछे भी 5 पॉइंट थे, जल के गुण पूछे भी 5 थे, जल के 5 गुण बताइए, तो मैं वो तो तैयार रही है अंदर से कि ये प्रॉब्लम आने वाली है करके।
हाँ, तो देखिए पहली बात तो जो हमने भी बनाए 50 क्वेश्चन का टेस्ट, वो भी 1 लाइन आंसर है 50 में भी, पर हम उसको 2 नंबर का इसलिए रखते हैं कि जिससे 100 में से नंबर दे तो व्यक्ति को अच्छा तो लगे। ये कुछ सोच करके हमने उसको ऐसा बना दिया कि नंबर दे तो अच्छा लगे, इसलिए नहीं कि वो लेंथी था। लेकिन हाँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझ में आ रही है मुझे कि भाई 5 नंबर लिखेंगे तो 5 नंबर जैसा आंसर देंगे, तो वो छापने जैसा हुआ जब मैं चेक करने बैठी। तो फिर आगे से ठीक है, धीरे धीरे आप भी जी बताएं। टेस्ट अच्छे नहीं गए इसका मतलब हम लोगों के टेस्ट अच्छे नहीं गए। सभी ने सही ही लिखा था ना, इसलिए मैंने उसको मेहनत इसलिए नहीं की क्योंकि कुछ लोगों ने, सभी ने छापा जैसा भी, तो एक ही 2 लोगों ने ऐसे ही लिखा है, वो असाइनमेंट हो गया, एग्जाम टेस्ट हुआ ही नहीं, सभी का सही था। फैक्ट जो कोई भी स्टूडेंट बोलने को रेडी नहीं होगा क्योंकि 10 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है। अगर हमने एक लाइन में 5 मार्क्स कैसा मिलेगा, हमको नहीं मिलता है। सब लोग वो सोच के, और आपको भी अभी तक किसी ने बोला नहीं, बाय फोर्सफुली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग कुछ लिखने जाते हैं, कोई भी टेस्ट में जाना है, तो उसके लिए काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है। जब भी वहाँ स्टेज पे बात करने को आएंगे तो आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है, एक आधे घंटे का लेक्चर नहीं है, तो आपको तुरंत उतार देंगे वो लोग। तो वो जो मीडिया है, तो अपने को 5 मार्क कमाना है तो क्या लिखना है, एक लाइन लिखेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे। तो ठीक है, मैंने तो एक ही लाइन लिखी थी, लेकिन पानी के 5 गुण थे, बस उसी में 5 लिखा था, क्योंकि आप पहले ही बताते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन देती हूँ, मतलब एक ही लाइन में आंसर जो मैंने ऐसे लिखा था। मैंने बहुत बार बोला और बहुत बार आधा घंटा बोलना पड़ा, ये बात सही है डॉक्टर जैस की, कि पहले जैसे लोग शत्रु नहीं मित्र हैं। मैडम आपका लेक्चर है, आप खुद ही टॉपिक दे दीजिए, तो अब खुद ही टॉपिक भी ऐसा ढूंढना है ना जैसे लोग, उस ऑडियंस जो सुनना भी चाहे और उसमें से ना हो, तो फिर उसी को उतना बोलना आना चाहिए और उतना विजन आना चाहिए। तो ये बात सही है डॉक्टर जैस की कि हम लोग ऐसा ओरल कर लेते हैं, क्योंकि मैं कितना चेक करूंगी और ऐसे डिस्टेंस पे नहीं बनता। तो आप लोगों को जैसे 2 मिनट अलॉट है, तो 2 मिनट में आप अपने पास पढ़ के लिख के रखो, ठीक है। तो हम एक व्यक्ति को बोलेंगे, वो बोले तो 4 लोग सुनेंगे भी, और इससे हमारा डेवलपमेंट होगा। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आप कर भी रहे हो और फिर उन मार्क्स से हमें कोई लेना देना तो है नहीं, हम तो अपने डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हम जो टॉपिक ऐसे दें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगले क्लास में या उसके बाद वाले क्लास में एक कोई जो पीछे पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, टॉपिक वो दे दिया, और हमने उसको आपको बोलने के लिए टाइमर लगा के 2 मिनट दिए, ठीक है। तो अगर 2 मिनट भी आप उस पर बोल पाए तो वो लर्निंग बढ़ी ना, देख करके लिख लिया, उससे कोई फायदा नहीं। और आजकल वैसे भी डिग्री, डिप्लोमा, मार्क्स कोई मायने नहीं रखते। आपका अपना कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितना जुझारू हैं अपने लिए, आप खुद अपने लिए नेचुरोपैथी कितना फील करते हैं, वो ही है। और वो जब तभी आएगा जब आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आगे से हम लोग ओरल ही करेंगे, जिससे आपको एक दिन पहले क्वेश्चंस पता होंगे, टॉपिक पता होगा, उसको लिख के रखिए। धन्यवाद, थैंक यू। ओके, थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट मैडम। किसी ने नहीं बताया था प्रॉब्लम क्या हुआ था? नहीं, मुझे तो पता था, मैडम हमेशा छोटे क्वेश्चंस देती हैं, सिर्फ पानी के जो 5 गुण थे बस वही 5 लिखे, बाकी तो सब एक एक लाइन में लिखा। नहीं, फिर भी बस ये परेशानी